हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 2 एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय तथ्य के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आप सभी को नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, यानी कि निवासी और सामान्य निवासी कौन होगा और कौन गैर निवासी होगा, कौन नॉन रेजिडेंट होगा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में आज कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। आप सभी देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप इन लेक्चर्स को लेंगे मेरे साथ साथ, तो आप सभी अपने कॉपी पेन निकाल के रखेंगे और जो भी मैं आप सभी को नोट कराऊंगा वो सब आप जो है वो नोट करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेजिडेंट की, ठीक है। रेजिडेंट यानी कि निवासी, ठीक है। अब देखिए, एक रेजिडेंट कौन होता है उसको ज़रा ध्यान से समझिए। एक रेजिडेंट एक पर्सन भी हो सकता है, एक व्यक्ति यानी कि, और कोई इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था। क्लियर है? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रेजिडेंट जो है, निवासी जो है, वो कोई एक पर्सन भी हो सकता है और आपके पास एक संस्था यानी इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अब रेजिडेंट कौन होगा उसके लिए हमारे पास कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है कि जो भी इंस्टीट्यूशन या पर्सन, जो भी व्यक्ति और संस्था को हम निवासी मान रहे हैं, वो किसी भी कंट्री के अंदर कम से कम 1 साल तो रहा हो, ठीक है। 1 ईयर तो कम से कम रहा हो। दूसरी कंडीशन है कि उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि आर्थिक रुचि हिंदी में हम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, आर्थिक रुचि इंडिया में ही हो उसकी। इसका मतलब क्या है कि जो भी वो कार्य करता है या जहाँ से भी उसके पैसे आते हैं, पैसे कमाने का जो जरिया है वो उसका वही देश होना चाहिए जहाँ पर हम उसको रेजिडेंट मान रहे हैं। जैसा कि अभी हम इसको रेजिडेंट मान रहे हैं, मान लीजिए इंडिया का, तो ये कोई भी एक पर्सन मान लो, या जो भी हमने इंस्टीट्यूशन लिया है, वो इंडिया का रेजिडेंट कब होगा, जब वो कम से कम भारत में 1 साल रहा हो और भारत में ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का एक तरीके से सेंटर हो, आर्थिक रुचि का केंद्र उसका वही हो। मतलब हमारे देश में ही वो पैसे कमाता हो, है ना, और उसके पैसे कमाने का जो जरिया है वो हमारा ही देश हो, यानी कि भारत हो, ठीक है। तो ये होता है एक नॉर्मल एक रेजिडेंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कौन जो है वो रेजिडेंट है। अब देखिए दोस्तों, कुछ कन्फ्यूजन और होती हैं बच्चों के दिमाग में, वो पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। बच्चे सोचते हैं कि ज़रूरी है सर कि कोई रेजिडेंट यानी कि कोई निवासी वो इंडिया में ही पैदा होना चाहिए। मैं कहूँगा बच्चे नहीं, अगर कोई व्यक्ति विदेश में भी पैदा हुआ है तो भी वो जो है इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है, बस वो इन दोनों कंडीशन को क्या करता हो, फुलफ़िल करता हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी रेजिडेंट, ज़रूरी नहीं है कि उसी देश में, यानी कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में ही पैदा हुआ हो, वो गैर इंडिया में भी बर्थ हुए बिना भी, यानी कि अगर अमेरिका में बर्थ हुआ है तो भी वो जो है इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है, सामान्य निवासी हो सकता है। तो अब आप सभी एक डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए चलिए। A resident is said to be a person or institution. A resident is said to be a person or institutions who accordingly resides in a country and whose center of economic interest lies in that country. क्लियर है? यही मैंने बताया है ना। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, एक सामान्य निवासी, किसी देश का सामान्य निवासी या निवासी जब कहलाएगा जब वो उस देश में रहता हो और उस देश में उसकी आर्थिक रुचि का केंद्र हो, ठीक है। आप इसमें स्टार्टिंग में जोड़ सकते हैं कि वो पर्सन और संस्था भी हो सकता है। क्लियर बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में आप लिख सकते हैं, मैंने बता भी दिया, अर्निंग, स्पेंडिंग वगैरह, सेक्टर, तो आप यहाँ पर लिख के भी रख लीजिए अपने शॉर्ट नोट के लिए। अर्निंग एंड स्पेंडिंग भी करता हो वो।
यानी कि आय भी आता हो और खर्चे भी उसके जो हैं यहीं पर होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। अब ऐसे रेजिडेंट्स को हम लोग जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य निवासी जो इन कंडीशन को फॉलो करते हैं। क्लियर बच्चे? अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन जो है वो इंडिया का रेजिडेंट जो है होगा। ठीक है, माना जाएगा। तो नॉर्मल रेजिडेंट में हमारे पास सिटीज़न हो सकता है, कोई भी सिटीज़न मतलब यहाँ का कोई भी निवासी है, वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, उसको यहाँ की नागरिकता मिली हुई है, सिटीजनशिप मिली हुई है, तो वो यहाँ पर हो सकता है, भले ही वो इंस्टीट्यूशन भी हो। क्लियर? नेक्स्ट है, इसके बाद सिटीजन ऑफ अदर कंट्री हु नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर मोर देन अ ईयर। ठीक है, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द इंडिया। ये मैंने आप सबको पहले बता दिया था कि कोई गैर भारतीय भी हो सकता है, नॉन इंडियन भी हो सकता है, जो इंडिया में 1 साल रहा हो और उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट का केंद्र भी हमारा ही देश हो, तो बेसिकली हमारे पास रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का। और कौन जो भी इसके अलावा बाकी जितने भी बच जाते हैं वो सारे के सारे जो है वो नॉन रेजिडेंट्स कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और है, एक कंडीशन और रहेगी बच्चे, एक और सुन लीजिए आप सभी। सिटीजन्स ऑफ इंडिया वर्किंग इन इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक IMF, अगर कोई IMF में काम करता है। ठीक है, पहले इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोल देते हैं। सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आप लिख के चलिए इन सभी को। सिटीजन्स ऑफ इंडिया वर्किंग इन इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक IMF, फॉरेन बैंक्स और एंटरप्राइजेस एंड फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो अगर कोई इंडिया में कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी वैल्यू फंड है, IMF को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं हम, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इस तरह की कोई संस्था है या कोई विदेशी संस्था है, उसमें कोई भारतीय यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे भारतीय भारत के निवासी माने जाएंगे। क्लियर बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास टॉपिक आता है जो मैंने आप सभी को बताया था, वो होता है हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी। जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, ये देखिए क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक टेरिटरी आपको पता होती है तब आप नेशनल इनकम को अच्छे से डिफाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि घरेलू सीमा। क्लियर बच्चे? ठीक है, उससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा कि ये सारे के सारे वीडियोस लेक्चर मेरे एप्लीकेशन पर आप सभी को मिल जाएंगे जिसका नाम है अध्ययन क्लासेस। तो अध्ययन क्लासेस ऐप पर आप जो है जाकर ईज़िली बहुत आराम से जो है वो यहाँ पर ये सारे के सारे कोर्सेज़ जो मैं आपको अभी यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ वो फुल कोर्सेज़ आप जो है वो अध्ययन क्लासेस ऐप पर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, और आपको नोट्स जो हैं वो भी अध्ययन क्लासेस ऐप पर मिल जाएंगे सारे के सारे। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन रहेगी आप सभी के लिए। अब हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की यानी घरेलू सीमा की। तो हम एक गोला बनाएंगे। ठीक है, इसको समझेंगे ये इंडिया है। अब एक डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग शामिल करते हैं उसकी जोग्राफिकली टेरिटरी, मतलब जैसे इंडिया का जो मैप है, एग्जैक्ट मुझे इंडिया का मैप तो नहीं बनाऊंगा यहाँ मैं। ठीक है, तो मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया की ये बाउंड्री है पूरी की पूरी। इस बाउंड्री के आसपास जितना भी इंडिया ने पूरा स्पेस घेर रखा है वो इंडिया की जोग्राफिकली डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई, है ना, यानी कि उसकी वो भौगोलिक घरेलू सीमा हो गई। अब इसके बाद आती है कि अगर इंडिया की एम्बेसी किसी फॉरेन कंट्री में है, फॉरेन कंट्री मान लेते हैं हम लोग, अभी USA ले लेते हैं, है ना, तो USA के अंदर इंडिया की एम्बेसी है और वो इतना स्पेस घेरती है ना, मैं अभी अलग कलर से ले लेता हूँ, इतना स्पेस घेरती है इंडिया की एम्बेसी वहाँ पर, तो वो USA की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं की जाएगी। वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट की जाएगी? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट की जाएगी। क्लियर है? और अगर USA की एम्बेसी इंडिया के अंदर है और वो इतना स्पेस घेर रही है, यानी कि दूतावास कहते हैं एम्बेसीज़ को, आप सभी को पता ही होगा, जहाँ पर वीज़ा वगैरह इन सब के काम होते हैं उनको एम्बेसीज़ कहा जाता है। तो अगर इंडिया के अंदर, ये इंडिया है, अगर इंडिया के अंदर इतना स्पेस घेरती है USA की एम्बेसी, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं होगा, वो USA की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा, यानी कि वो अमेरिका की USA की घरेलू सीमा में शामिल किया जाएगा। क्लियर है? पहली बात ये हुई। अब ये तो हो गई जोग्राफिकली बात।
अब हम बात करते हैं और भी हैं, जैसे इंडिया से कुछ फ़्लाइट्स जाती हैं चाइना की ओर, ठीक है, तो उन एयरक्राफ्ट्स यानी उन फ्लाइट्स को भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि भारत की घरेलू सीमा में शामिल किया जाता है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, आप सभी ने देखा होगा सी लेवल है यहाँ पर हमारे आसपास, तो सी लेवल पर कुछ प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं जिसे इंटरनेशनल टेरिटरी, जिससे पता चलती है कि इंटरनेशनल टेरिटरी है इसके बाद, ठीक है। तो जहाँ तक हमारे जो मछुआरे हैं, फिशरमैन्स हैं, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते हैं इस पूरे के पूरे एरिया में, वो सारा का सारा एरिया भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट किया जाता है। ये भी ज्योग्राफिकली के हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। क्लियर बच्चे? और ये जो प्लेटफॉर्म्स मैंने अभी बताए, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आपके जोड़े जाते हैं इंटरनेशनल टेरिटरी में, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल टेरिटरीज स्टार्ट हो जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, अब इसके बाद देखिए, मैंने आप सभी को एम्बेसीज़ के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया, ठीक है। अब देख लीजिए कि कौन सा जो है वो इंक्लूड किया जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अगर कोई भी पॉलिटिकल फॉरेंटियर जो है वो कंट्री का रह रहा है इंडिया के अंदर, जैसे आप सभी को पता है इंडिया के कुछ लोग जो हैं वो यूएसए के अंदर जाते हैं और यूएसए के लोग कुछ इंडिया के अंदर आते हैं, तो उनको भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा और वहाँ का उनको माना जाएगा। अब अगर कोई शिप है या एयरक्राफ्ट है, जो कि मैंने बता दिया आपको, वो हमारे देश में आते हैं, जैसे यूएसए से चलकर जो है वो एक जहाज़, पानी का जहाज़, ठीक है, हमारे देश में चल के आया, और तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना है हमको, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिशिंग वेसल्स वगैरह मैंने बता दिए। ऑयल और नेचुरल गैसेस के जो प्लांट्स होते हैं उन सब को भी, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन सब को अगर वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में आ रहे हैं तो वो काउंट किए जाएंगे। एम्बेसीज़ हैं, ठीक है, मिलिट्रीट्स हो गए, इन सब को भी हम लोग उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करते हैं, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी नेशनल इनकम के ऊपर, ठीक है। वहाँ पर आप सभी को जो है वो नेशनल इनकम के बारे में और डोमेस्टिक इनकम के बारे में पढ़ाया जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है बच्चे, है ना। बहुत बढ़िया, आप अच्छे से समझ के गए होंगे सारी की सारी चीज़ें। अगर मेरी वीडियोस आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई पक्का करूँगा, ठीक है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।